दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इस घटना पर आज भी मैं कई ब्रेकिंग न्यूज नव भारत के दर्शकों के लिए लेकर आई हूं। पहली खबर जो मैं आपको बताना चाहती हूं, आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के पास से अब तक 14 फोन रिकवर हुए हैं। मुजम्मिल के फोन से मिले सबूत बेहद अहम हो सकते हैं। मुजम्मिल सिग्नल ऐप के जरिए पाकिस्तान के हैंडलर के संपर्क में था। पाकिस्तान में मुजम्मिल किससे बात करता था, उसकी छानबीन अभी जारी है। मैं दोबारा आपको बता दूं कि पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आया है। डॉक्टर मुजम्मिल जो फरीदा के अल फलाल अस्पताल में काम करता था, वहां पर काम करने वाले डॉक्टर के पास से 14 फोन बरामद हुए हैं। सिग्नल ऐप पर चैट करते हुए इनके तार पाकिस्तान के हैंडलर से जुड़ते हुए इनके सबूत अभी मिले हैं। फॉरेंसिक जांच जारी है और इस पूरे मामले की तहकीकात चल रही है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ने वाले हमारे रिपोर्टर्स हैं पुलकित जो हमारे साथ हैं, साहिल सोहेल कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मोहित ओम भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और पाकिस्तान का पहला लिंक सिग्नल ऐप से चैट पर बात होने का हमें मिल चुका है। ब्रेकिंग नंबर 2, मुजम्मिल की बहन बांग्लादेश में एमबीबीएस करने गई थी, उसे हिरासत में लिया गया। मुजम्मिल की बहन का नाम डॉक्टर असमत है। डॉक्टर असमत की पिक्चर टाइम्स नाउ नव भारत के पास मौजूद है। डॉक्टर असमत से कल हमारे रिपोर्टर साहिल सोहेल ने बात भी की थी। साहिल, डॉक्टर असमत को आज डिटेन किया गया है। डॉक्टर मुजम्मिल की बहन है डॉक्टर मुजम्मिल शाहीन और अब डॉक्टर असमत का एक रिंग का हिस्सा होना माना जा रहा है। ये बांग्लादेश से एमबीबीएस करने आई, तो एक तरफ पाकिस्तान लिंक, एक तरफ बांग्लादेश लिंक, आप क्या बता सकते हैं हम? देखिए, अब जो कनेक्शन है इन डॉक्टर मुजम्मिल का और पाकिस्तान के बीच, उसको जो है वो संभावना बढ़ती हुई यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि जो उसकी बहन है डॉक्टर असमत, उसने बांग्लादेश से अपनी एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी और वो मुकम्मल की थी। ये कल उन्होंने हमारे साथ बातचीत करते हुए बताया था और आज पुलिस ने उसे डिटेन किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। एक ये कि बांग्लादेश में रहकर वो कहाँ पे वहाँ पे जाती थी, किस किस से मिलती थी और अपने भाई यानी डॉक्टर मुजम्मिल के साथ उनका किस तरीके का जो कनेक्शन था, क्या इस तरीके की बातचीत उनके साथ होती थी। कल हमने ज़रूर उनसे पूछा था, जो कि उन्होंने मना किया था, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेटर्स है, वो ज़रूरी सवाल पूछेंगे। और ये जो सारे डॉक्टर जो अरेस्ट हुए हैं, जिसमें डॉक्टर अदील है, डॉक्टर मुजम्मिल है, जो इनके आपसी कनेक्शन है, उनको खंगालने की कोशिश लगातार यहाँ पर चल रही है। आज सुबह एनआईए की टीम डीआईसी श्रीनगर पहुंची थी। जो आरोपी इस पूरे मामले में है, उनकी पूछताछ की गई थी और कल भी जो है 10 घंटे तक इनसे लगातार असमत, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन का एक ट्रायंगल है। अभी डॉक्टर असमत को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। आगे की कार्रवाई क्या होगी हम बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश कनेक्शन दोनों में आपस में क्या जुड़ रहा है, ये भी बड़ी खबर हम आपके पास लेकर आए हैं। इसके साथ बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है, धमाके से पहले डॉक्टर उमर दिल्ली के कमला मार्केट थाने की मस्जिद में गया था। सूत्रों के हिसाब से फैज़े इलाही मस्जिद में वो 10 मिनट रुका। आतंकी डॉक्टर उमर मस्जिद में होता है और तबलीगी जमात और मरकज का काम मस्जिद से निकलकर डॉक्टर उमर ने लाल किले की तरफ अपना जो रुख किया, इसका क्या कनेक्शन है, ये बताने के लिए हमारे साथ मोहित ओम जुड़ रहे हैं इसी मस्जिद से, जहां पर डॉक्टर उमर के रेड फोर्ट जाने से पहले की जो 10 मिनट का स्टॉप था, वहां क्या हुआ। मोहित ओम, आप हमारे दर्शकों को बताइए ये क्या कनेक्शन था।
हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले हैं, पुलिस ने देखा है कि जो डॉक्टर उमर है वो जब दिल्ली के अंदर एंटर करता है तो वो किन किन रूट्स पर गया और कहाँ वो रुका है। तो दिल्ली पुलिस को करीब 2:30 बजे के आसपास का एक ऐसी जगह मिली है जो तुर्कमान गेट के पास फैज इलाही मस्जिद की है, और वो गाड़ी उसने वही मस्जिद के पास पार्क की है और वहां से सीधा अंदर मस्जिद में गया है और करीब 15 मिनट बैठा है। करीब 2:30 बजे का वक्त था जब वहां पे 2 बजे की नमाज खत्म हो चुकी थी। उसके बाद उस मस्जिद के अंदर पहुंचा और उसके बाद वहां पे उसने 15 मिनट लगाए और वहां से निकलकर सीधा वो सुनहरी मस्जिद जो पार्किंग है लाल किला परिसर में वहां पर पहुंचा है और वहां पे करीब 3 घंटे रुका है। तो पुलिस का यह कहना था कि वो लगातार इस मामले में उसका एक पूरा रूट जो है करीब 11 घंटे का रूट है, क्योंकि सुबह 7 बजे से वो निकला है फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल से। उसके बाद 8:13 पे बदरपुर का टोल क्रॉस किया है, जिसके बाद ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में नजर आया और उसके बाद मयूर विहार से होते हुए अक्षरधाम से लेते हुए वो कई ऐसे इलाकों में घूमा है जहां पे पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली है। 2:30 बजे करीब जो फुटेज मिली पुलिस को वो फैज जिलाई मस्जिद के पास मिली है। पुलिस की टीम वहां पहुंची और वहां पे मस्जिद के जो सीसीटीवी कैमरास थे उनका पूरा डाटा लिया है। मस्जिद में काम करने वाले कर्मचारियों से बात की है कि जब डॉक्टर उमर यहाँ पर आया था उसकी किस तरीके की हरकत थी, उसने यहाँ पर क्या किया क्या नहीं किया। तो मस्जिद के स्टाफ से भी अब लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, कमला मार्केट के मस्जिद में भी डॉक्टर उमर का जाना, क्या कनेक्शन है कल 10-11 के इस ब्लास्ट के साथ, उसके बाद लाल किले की पार्किंग में 3 घंटे रहना, 80 किलो विस्फोटक पदार्थ के साथ, क्या मंसूबे थे, क्या प्लानिंग थी और क्या और भी ऐसे विस्फोटक पदार्थ कहीं और छुपाए थे जहां जाना था, ये सारे इस वक्त तफ्तीश के दायरे में है। बड़ी खबर इस वक्त यह भी आ रही है कि जिस लाल रंग के इको स्पोर्ट कार की तलाश थी वो हरियाणा के खंडावली से मिली है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से खंडावली 12 किलोमीटर दूर है। डॉक्टर उमर के दोस्त के फार्म हाउस से यह गाड़ी मिली है। एनएसजी की टीम अभी यहीं पर पहुंची है। इसी वक्त यहां एनएसजी की टीम जा रही है। हमारे साथ पुलकित जुड़ रहे हैं। पुलकित इस वक्त खंडावली में इस फार्म हाउस पर है जहां से ये लाल इको स्पोर्ट है। अभी तक इसकी जांच शुरू नहीं हुई है। तमाम टीमें वहां पहुंच रही हैं और फोरेंसिक टीम की पहुंचने की इस वक्त इंतजार है। पुलकित, आप हमें क्या अपडेट दे सकते हैं? देखिए, खंडावली से मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। पहले ये पॉल्यूशन, ये गाड़ी यहाँ पे लगभग 1 साल पहले से है और इस गाड़ी को सबसे पहले देवेंद्र ने खरीदा था, उसके बाद ये उमर ने खरीदा। देवेंद्र का नाम जो i20 कार थी उसमें भी आया था, क्योंकि उसमें मल्टीपल लोग थे जिन्होंने उस गाड़ी को खरीदा और बेचा था। तो देवेंद्र का नाम वहां पर भी आया था और उमर उसे इस्तेमाल कर रहा था। बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पे पहुंच गई है। एनआईए जांच कर रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके पे पहुंच चुके हैं और तमाम टीमें अब उस गाड़ी की जांच में लगी हुई है कि क्या इस्तेमाल इस गाड़ी का भी कहीं किया जाना था, किस वजह से यहां पर लाके पार्क की गई और क्या मकसद क्या था इस गाड़ी का इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि जो i20 कार थी उसके साथ इस गाड़ी को कई फुटेज में देखा गया। उसके बाद में सुरक्षा एजेंसियों ने ये बात हरियाणा पुलिस को बताई कि इस गाड़ी को तलाशना होगा और मात्र अल फलाह यूनिवर्सिटी से मात्र 45 मिनट के रास्ते की दूरी पर यह गांव पड़ता है जहां पर इसे खड़ा किया गया था। गांव के लोगों ने यह बताया है कि कल से ये गाड़ी यहां पर खड़ी थी। फार्म हाउस की पहचान कर ली गई है। पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं जो इस गांव में सर्च ऑपरेशन भी कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं। तार जुड़ते चले जा रहे हैं। i20 डॉक्टर उमर के नाम पर यह लाल इको स्पोर्ट, बीच में देवेंद्र का कनेक्शन और कम से कम 6 डॉक्टरों का इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं तार जुड़ने की जो बात है ये बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। मोहित ओम, पुलकित और साहिल सोहेल मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने दर्शकों आपको ब्लास्ट से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज बता दी। अब ये देखिए कि सरकार कैसे फुल एक्शन में है। अब से थोड़ी देर पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक और कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान से लौटते ही एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे। उन्होंने फिर दोहराया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ कुछ पार्टियां धमाके पर राजनीति भी कर रही हैं। चाहे आरोपी डॉक्टर्स पर एक्शन हो रहा है तो भी मोदी विरोधियों को दर्द हो रहा है। कुछ पार्टियां अभी से कवर फायर दे रही हैं। ऐसा लगता है कुछ पार्टियां इसे
कौम से जोड़कर हमदर्दी दिखा रही हैं। ये सारी बातें एक एक कर मैं आपके सामने रखूंगी। उससे पहले आपको बताती हूं कि आतंकियों के समूचे मंसूबों को लेकर क्या नई जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने दिल्ली एनसीआर में भारी तबाही की साजिश रची थी। बीते 26 जनवरी को लाल किले और दिवाली पर सीरियल धमाके की साजिश थी। जनवरी के पहले हफ्ते में डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल ने लाल किले की रेकी भी की थी। 26 जनवरी को तैयारी पूरी नहीं होने पर प्लान रद्द किया गया। जांच में यह भी पता चला है कि आतंकी देश में कई हिस्सों को दहलाने की साजिश रच रहे थे। आतंकियों के टारगेट पर वाराणसी और अयोध्या के धार्मिक स्थल भी थे। डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट कर रखा था। आतंकियों की हिट लिस्ट पर अस्पताल, भीड़भाड़ वाली जगहें और धर्म स्थल थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने 6 दिसंबर को बाबरी बरसी के दिन धमाके की योजना भी बनाई थी, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने भांडाफोड़ कर दिया, जिससे पैनिक उनमें खुद में फैल गया। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, देश को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकियों को कवर फायर क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का। ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे देश में फुल एक्शन में है। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, यूपी से लेकर राजस्थान, गुजरात तक छापेमारी जारी है। संदिग्धों को हिरासत में लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से अब तक करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम आरिफ, यासिर, मकसूद, इरफान, जमीर और डॉक्टर सज्जाद हैं। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी हुई है। उसके कुछ साथियों से पूछताछ की जा रही है। लखनऊ से डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील अहमद और डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी हुई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब के 4 कर्मी भी हिरासत में लिए गए हैं। दिल्ली से पुलिस ने 12 संदिग्धों को पकड़ा है। अभी तक एक धारणा थी कि गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी बनाया जाता है। कई बार आरोप लगते हैं कि मदरसों में ऐसी साजिशें होती हैं, लेकिन यहां तो पढ़े लिखे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स आतंकवाद वाली घटना में शामिल दिख रहे हैं। और ये मेडिकल कॉलेज भी वही है जो सरकारी है, जिन्हें सब्सिडाइज तालीम मिली है सरकार की तरफ से। वो इसी देश पर इस तरह के मंसूबे रखने वाले हैं। यूनिवर्सिटी में आतंक के नेटवर्क का लिंक सामने आ रहा है। हालांकि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने इससे इनकार किया है, लेकिन जांच जारी है और एजेंसियां इस पूरे मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने में जुटी हुई हैं। आतंकी साजिश के तार कहां-कहां जुड़ रहे हैं, नवभारत सबसे पहले आपको एक-एक पुख्ता खबर दे रहा है, लेकिन उस आतंकी हमले पर भी सियासत हो रही है। जैसे पहलगाम आतंकी हमले पर मोदी विरोधियों ने नैरेटिव सेट किया, सरकार को घेरने की कोशिश की। अब इस धमाके के बाद भी सियासत हो रही है। महबूबा मुफ्ती इसे सीधा कौम से जोड़ रही हैं और कह रही हैं कि मुसलमान कौम के लिए ये फिक्र की बात है। ये पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के शब्द हैं। महबूबा ने आगे ये भी कहा कि अभी साबित नहीं हुआ कि पकड़े गए डॉक्टर दोषी हैं या अभी सिर्फ शक के घेरे में। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को ये आतंकी निर्दोष नजर आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का कहना है कि कुछ भी होता है मुसलमानों को अंदर डाल दिया जाता है। कांग्रेस के ही बड़े नेता तारिक अनवर ने पुलिस एक्शन पर बेगुनाह को घसीटने का आरोप भी लगाया। किसने क्या कहा, सुनिए। खुदा ना खास्ता इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, ये वाकई होता है कि ये डॉक्टर इसमें मुलविस थे, तो मुझे लगता है हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बिलखुसूस हम मुसलमान कौम के लिए ये लम्हे फिक्र है। ये बहुत ही ज्यादा जो अफसोस करने की वजह है, क्योंकि न सिर्फ हमारे जो बेस्ट ब्रेन्स हैं वो जाया हो रहे हैं, बल्कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा दाग लग रहा है। और साथ ही जो इन लोगों के जिन पे शक है, अभी तो कोई प्रूव नहीं हुआ है, जिनको जो मशकूक हैं, जिनके ऊपर शक है, उनके घर वालों को, उनकी फैमिलीज को
जो पूछताछ करनी है बेशक पूछताछ करें, मगर एक तरीके का उसका इस्तेमाल करें, उनको मुजरिम समझ के पूछताछ न करें। किसी निर्दोष के साथ ऐसा न करो। अगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी को पकड़ के जेल में डाल देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जो है बड़ी नाइंसाफी है, और जो है ये इनकी नाकामयाबी है, असफलता है डिपार्टमेंट की जो इस तरह करते हैं। हमेशा होता है, जरा कुछ हुआ तो मुसलमानों को पकड़ने का, अंदर डालने का, कुछ किसको भी बेगुनाह लोगों को भी अंदर डालने का। मैं इसकी जिम्मेदारी हमारे खुफिया एजेंसीज को नहीं दूंगा, बल्कि सरकार को दूंगा। कई बार ऐसे घटना जब होती है, इस तरह का वाकया होता है, तो कुछ इनोसेंट लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है, और वो मेरा ख्याल है कि पुलिस जानबूझ के करती है, वो अपना खाना पूरी करने के लिए। पुलिस पर भरोसा नहीं हो सकता कि किसी को सही पकड़ा कि गलत पकड़ा। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने एजेंसियों से छानबीन करे, सख्ती से छानबीन करेगी, जो पकड़े गए सही पकड़े गए, नहीं पकड़े गए। ऐसे में सवाल पब्लिक का नंबर 1, आतंकवाद पर एक्शन में कौम की बात कहां से आ गई। सवाल नंबर 2, दिल्ली ब्लास्ट की जांच के बीच में ही आरोपियों को कवर फायर की कोशिश क्यों हो रही है। सवाल नंबर 3, मुजम्मिल, आदिल, उमर शाहीन को देश ने डॉक्टर बनाया, बदले में देश को क्या मिला, आतंकवाद। ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, डॉक्टर आनंद रंगनाथन, लेखक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आदित्य गुप्ता, यूथ प्रेसिडेंट पीडीपी के, सोमनाथ भारती जी जो पूर्व मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, दिल्ली के मंत्री रह चुके हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल डॉक्टर सुधा मिश्रा, कांग्रेस की नेता को जाता है। और डॉक्टर सुधा मिश्रा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब ये डिफेंस के बेबुनियाद लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, निर्दोषों को जेल में डाला जा रहा है, छोटी सी घटना हो गई और इस तरह का एक्शन। 12 लोग अब तक अपनी जान खो चुके हैं, 30 लोग अस्पताल में लड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं छोटी सी घटना। आप जो कोट कर रही हैं आधी अधूरी बात, हमारे अध्यक्ष ने सीधे कहा है कि सरकार की विफलता है, और इस तरह से देश में आतंकी जो घटनाएं हो रही हैं, ये बिल्कुल हमारी सरकार की विफलता है कि हम जान नहीं पाए। सारी एजेंसियां हमारी दिल्ली में होने के बावजूद, आप जानते हैं कश्मीर से आए हुए सुबह के टाइम पे कश्मीर पुलिस ने आरडीएक्स बरामद किया। अगर हम तभी सचेत हो गए होते तो शायद ये घटनाएं नहीं हो पाती, और सारे प्रश्न हमसे हो रहे हैं। आप बताइए, अगर आरडीएक्स पकड़ा गया था इतनी भारी मात्रा में, ये देश लगातार इन सालों में पुलवामा, पहलगाम से लेकर जाने कितनी घटनाएं देख चुका है। जब आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो आतंकियों के जो मनोबल बढ़ रहे हैं इसी वजह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रश्न पूछ लीजिए विपक्ष से और सरकार को क्या करना है इसकी आप बात न करिए। आपने जितने भी बातें की, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के अध्यक्ष ने सीधे बोला कि उन आतंकियों के साथ ऐसी सजा होनी चाहिए कि किसी और की हिम्मत ना हो, और आप प्रश्न हमसे पूछ रही हैं ये विफलता किसकी है। एजेंसियां कैसे नहीं भाप पाई कि ये चीजें होने वाली हैं। पहलगाम में हुआ, पुलवामा में हुआ, उसके बाद भी पिछले 10 वर्षों में जो आतंकी घटनाएं और अधिक से अधिक हमारे सामान्य लोग मारे गए हैं, उन पे प्रश्न का उत्तर देने से पहले ये प्रश्न पूछना कि कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस चाहती है जो अपराधी है, अपराधी कोई भी हो, उसको ऐसी सजा मिले कि आने वाली पीढ़ियां या उनकी जो आतंकी सोच के लोग हैं वो फिर से आतंकवाद में न जाने पाए। और आप हमसे प्रश्न पूछ रही हैं सरकार कहां थी। प्रश्न पुलिस आती है, आपको दिख नहीं रहा कि 3000 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट, और मैडम बता दूं अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स में फर्क होता है, शायद कांग्रेस पार्टी को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूं, आरडीएक्स नहीं है विस्फोटक पदार्थ, यहां अमोनियम नाइट्रेट था। प्रश्न पूछने की अगर इजाजत ना हो तो विस्फोट कर दिया जाएगा, और आप जस्टिफाई कर रही हैं इसे। सुधा मिश्रा जी, मैं स्तब्ध हूं, शॉक्ड हूं कि आप इस तरह का एक वाक्य बोल सकती हैं, इस तरह का अपना भाव बता रही हैं कि प्रश्नों के जवाब नहीं मिलेंगे तो विस्फोट होंगे। प्रदीप भंडारी जी ये जस्टिफाई कर रही है टेरर एक्शन को। नविका जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से आतंकियों को वोट बैंक के नाम पे कवर फायर देती है। हुसैन दलवी भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस के नेता है। वो कह रहे हैं कि इन सभी दहशतगर्दों को इसीलिए पकड़ा गया है कि वो मुसलमान है। मैं पूछना चाहता हूं देश के सामने, ये आतंक के चेहरे हैं, दहशत के चेहरे हैं।
आरिफ, यासिर, मकसूद, इरफान, जमीर, आदिल रैदर, मुजम्मिल, परवेज, सज्जाद और शाहीन, ये तमाम वो दहशतगर्द हैं जिनको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने पकड़ा है। कांग्रेस के लिए कोई मासूम डॉक्टर है, कोई गरीब मुसलमान है, पर इनके लिए ये दहशतगर्द और आतंकी नहीं है। राहुल गांधी 48 घंटे से सीसीटीवी फुटेज पे ट्वीट कर सकते हैं प्रियंका वाड्रा देश में कि बाहर है, इनको कांग्रेस पार्टी को नहीं पता, पर एक बार भी क्या कांग्रेस पार्टी ने बिना दबे स्वर में बोला है कि आतंक इनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए? गृह मंत्री जी तुरंत स्पॉट पे पहुंचे थे जब कांग्रेस की सरकार थी। शिवराज पाटिल अपने कपड़े एक दिन में 3-3 बार बदल रहे थे। सरोजनी नगर से लेकर हर जगह ब्लास्ट होते थे। मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान कह रही थी, पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को इसीलिए प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि वो मुसलमान है, जब भी कोई आतंकी को पकड़ा जाता है। कांग्रेस भी वो बात कह रही है। कांग्रेस के लिए ये सब क्या है? ये मुसलमान है कि आतंकी है? ये जवाब दे। बड़ी खबर इस वक्त की मैं बताना चाहती हूं अपने तमाम दर्शकों को कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद एक रेजोल्यूशन जारी किया है सीसीएस ने और कैबिनेट ने। इसे एक टेरर घटना बताया गया है। पहली बार इसे आतंकी घटना डिक्लेयर किया गया है और इस आतंकी घटना की हमने आपको अभी जानकारी दी कि सिग्नल फोन के ऐप से डॉक्टर मुजम्मिल पाकिस्तान में अपने हैंडलर से बात करता था। बांग्लादेश के क्या तार हैं? डॉक्टर असमत डॉक्टर मुजम्मिल की बहन से पूछताछ अभी जारी है, डिटेंशन हो चुका है और जीरो टॉलरेंस टू टेरर का जो भारत का ये पूरा डॉक्ट्रिन है, इसे कैबिनेट ने दोबारा दोहराया है। अनुराग भदौरिया, मैं पूछना चाहती हूं, टेरर इंसिडेंट में कौम और धर्म कौन देख रहा है? कवर फायर कौन दे रहा है? और अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि भाई ये तो दबे कुचले इंसान है। डॉक्टर जो 4-4 लाख, और मेरे पास उनका अपॉइंटमेंट लेटर है, 4-4 लाख की तनख्वाहों पर डॉक्टर करने वाले काम, गवर्नमेंट कॉलेज से डॉक्टर बने हुए लोग, ये लोग दबे कुचले लोग हैं। 30 साल की उम्र पर 4 लाख महीना कमाई करने वाले दबे कुचले लोग हैं। पूछ रही हूं मैं आपसे, कौम और धर्म से कौन जोड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले जो आतंकी घटना में जो हमारे साथी इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए उनके प्रति मेरी गहरी, उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। और जो लोग घायल हैं, मैं भगवान से कामना करता हूं जल्दी से स्वस्थ होकर आए और सरकार की भी जिम्मेदारी है उनका इलाज अच्छी तरह से हो। सवाल सबसे बड़ा यह है कि देश के अंदर में आतंकी हमला हुआ है और पूरा देश एक साथ खड़ा है। विपक्ष का नेता, प्रवक्ता, मैंने देखा एक स्वर में बोला आतंकियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, आतंकवाद इस देश में नहीं चलेगा। लेकिन मैं दूसरी तरफ देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अरे प्रभु, विपक्ष को मत घेरिए, आतंकवाद खत्म कीजिए, आतंकवाद की नस्ल को मिटाइए, जिसके लिए आपको जनता ने चुना था। आप विपक्ष पे टारगेट कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के लोग, डॉक्टर वहां पे कम्युनिकेशन करते रहे और इस तरह की घटना का अंजाम देने के लिए वो कोशिश करते रहे और आपको पता ही नहीं चला। हमारे 20 से हमारे 12 लोगों की मौतें हो गई और आप सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं। ये सरकार की फेलियर नहीं है तो किसकी फेलियर है? जब लाल किले के सामने इस तरह का ब्लास्ट हो सकता है, जब लाल किला सुरक्षित नहीं तो हमारा दिल्ली बड़े आतंकी हमले को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रोका है। ये रहा माननीय अखिलेश यादव जी का ट्विटर हैंडल। बताइए कहां उन्होंने फांसी की सजा डिमांड करी है? कहां उन्होंने फांसी की सजा डिमांड करी है? अपने मुंह से बोलिए, मुजम्मिल, आदिल, शहीन, मोहिद्दीन और उमर आतंकी हैं, गरीब मुसलमान नहीं है या डॉक्टर नहीं है। सिर्फ बोल के बताइए, वो बोल के बताइए। अबू आजमी आपके नेता इसमें धर्म देख रहे हैं, बोल के बताइए। आप वही लोग थे जो जाके बनारस ब्लास्ट एक्यूज के लिए मैं पूछना चाहती हूं अनुराग भदौरिया, क्या एक्शन लिया है अबू आजमी पर आपने? अगर आप कह रहे हैं कि जिन लोगों की जान गई इसमें उनके साथ आप संवेदनशील हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप अबू आजमी पर क्या एक्शन लेंगे? हिम्मत है आप पर, हिम्मत है आप में एक्शन लेने की? बताइए जरा, देश सुनना चाहता है। मेरे अंदर सुनिए, नाविका जी, आप मेरे चिल्ला के मेरी आवाज मत दबाइए, सरकार को मत बचाइए। ये जो आपकी टेंडेंसी हो गई है ना सरकार को बार बार बचाने की, पहलगांव की घटना हुई तो आप सरकार को हम घेर रहे थे तो आप बचाने की कोशिश कर रहे थे।
जब पुलवामा की घटना हुई तब भी आप बचाने की कोशिश मैं तो कर रहे थे। आपकी कोशिशें देख रही हूं अभी अबू आजमी को बचाने की। हम सब मुझे अबू आजमी को बचाने का कारण बता दीजिए। अबू आजमी के स्टेटमेंट्स जो कह रहे हैं ये दबे कुचले लोग हैं। 4 लाख पर महीना आतंकी काम करने के लिए इनको मिल रहे थे। ये दबे कुचले लोग हैं। डॉक्टर बनने की तालीम सब्सिडाइज टैक्स पेयर मनी पर इनकी तालीम हुई है। आप इनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, अबू आजमी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, नसीहत मुझे देंगे। कमा रहे हैं आप विपक्ष को तोड़ मरोड़ के। नविका जी, इनसे आप क्या उम्मीद करेंगी? जब संकट मोचन मंदिर में बनारस में ब्लास्ट हो रहा था तो ये आतंकियों को पद्मा अवार्ड देने गए थे अखिलेश यादव। हाईकोर्ट ने बोला था उत्तर प्रदेश की सरकार अखिलेश यादव की पद्मा अवार्ड देना चाहती है आतंकी को। अरे मुंह से बोलो मुजम्मिल आतंकी है, मुंह से बोलो आदिल आतंकी है, मुंह से बोलो शहीन आतंकी है, मुंह से बोलो मोहिद्दीन आतंकी है, मुंह से बोलो उमर आतंकी है। अगर इस शो में इनके मुंह से इनका ये आतंकी शब्द निकल गया तो मैं मान जाऊं। बोलो ये आतंकी है। नहीं बोल सकते नविका जी। जो आतंकी को आतंकी नहीं कहे वो क्या टेरर पे बात करेगा? 3000 किलो आरडीएक्स को हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने पकड़ा है। पता है 3000 किलो से कितना? अनुराग भदौरिया जी, आप सुबह से शाम तक और पूरे हफ्ते सवाल पूछिए सरकार से। मैं आपके हर सवाल को चैनल पर चलाऊंगी, लेकिन जब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं आप भागते क्यों हैं? और यह सवाल अब मैं आनंद रंगनाथन जी से पूछना चाहती हूं। अनुराग भदौरिया इस सवाल से इतने घबरा क्यों गए? उनके तो सारे सवाल मैंने चला दिए, सारे सवाल मैं चला रही हूं यहां, मैंने तो नहीं रोका उन्हें। एक सवाल का जवाब देने से क्यों डर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? आनंद रंगनाथन, आज देश ये जानना चाहता है। नमस्कार नाविका, और मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, अनुराग भदौरिया जी हो या कोई और हो, बात उनकी नहीं है। सवाल ये है कि कुछ लोग ये सवाल के आंसर करने से क्यों डर रहे हैं, ये आपका सवाल है। मैं बताता हूँ ये क्यों डर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनसे इनको डर नहीं लगता, इसलिए इससे डर लगता है। ऐसे कौन से इंस्टेंसेस होते हैं जहां इनको डर नहीं लगता? इनको डर नहीं लगता जब लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं टेररिस्ट के फ्यूनरल के लिए, तब इनको डर नहीं लगता। इनको डर नहीं लगता जब याकूब मेमन, जिसने 257 लोगों को मारा मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में, और जब उसको फांसी दी गई और उसके बाद उसका फ्यूनरल हुआ, तो उसी मुंबई शहर में हजारों की सरकार के साथ मिला। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूं, आप सबके बीच में नहीं बोल सकते, आपको सुनने की भी आदत डालनी पड़ेगी। आनंद रंगनाथन, इनको तब डर नहीं लगता जब हजारों की तादाद में मुंबई शहर में ही मुंबईकर याकूब मेमन के फ्यूनरल में, जनाजे में शामिल हुए, तब इनको डर नहीं लगता। और क्योंकि इनको तब डर नहीं लगता, इनको अब डर लगता है। इनको डर नहीं लगता ये कहने के लिए कि कश्मीर से लाखों की तादाद में हिंदू खदेड़े गए। इनको यह डर नहीं लगता कि जहां पे कश्मीर में मारा गया पहलगाम में, उनसे लोगों से पूछा गया कलमा पढ़ो, उनकी ट्राउजर्स नीचे करके चेक किया गया क्योंकि हिंदू हैं, और अगर हिंदू थे तब उनको मारा गया। टेररिज्म एक रिलीजन है, ये कहते हुए इनको डर नहीं लगता, नहीं है रिलीजन। इसीलिए यहां पे इनको डर लगता है क्योंकि सच्चाई इनके सामने, हमारे सामने है। नाविका, ये डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। ओथ कहती है मैं कुछ भी हो जाए, मेरे से ऊपर कोई धर्म नहीं है, कोई नहीं है, मुझे लोगों की जिंदगी बचानी है। ये लाखों की तादाद में लोगों को मारना चाहते थे, और जो आपने जिस तरह के खौफनाक खुलासे किए हैं, मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि आदमी, इंडियंस करे क्या। इस सिचुएशन में पहुंच गया कि ये 2-2.5 साल से तैयारी चल रही। नाविका, डॉक्टर्स ऑफ डेथ हैं ये, पर इस सिचुएशन में हम पहुंचे कहां से? यहां पे हर सोसाइटी का आदमी इनकी मदद कर रहा है, इसलिए इनको डर लग रहा है कि ये सिर्फ खुरेदे है, ये आइसबर्ग है। नाविका, ये आइसबर्ग है। और मैं आपको ये आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि वी आर लुकिंग एट द हाइना आउटसाइड अवर होम पाकिस्तान, बट वी आर इग्नोरिंग द एलिफेंट इन द रूम। क्योंकि ये स्नेक्स और लैडर्स गेम है। लैडर्स पाकिस्तान ने दिए हैं, लेकिन सांप तो इंडियन है। सवाल यही है कि पाकिस्तान से हमने अमन की आशा का तमाशा बंद कर दिया है, लेकिन भारत के अंदर जो ये अमन की आशा चल रही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और मैं आदित्य गुप्ता जी पूछना चाहती हूं, महबूबा मुफ्ती तो मुख्यमंत्री रह चुकी है ना,
सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी जानकारी होगी, उनका यह कहना कि भाई इनके परिवार वालों से नरमी से पेश आया करिए, इन पर जुल्म ना करिए, ये तो कौम पर सवाल उठ गया। मैं पूछना चाहती हूं, कौम को बीच में लाया कौन? आतंकियों का कोई धर्म होता है क्या? अब तक तो हमने यही सुना था कि कोई धर्म नहीं है। ये धर्म आपको ही क्यों नजर आने लगता है? ये आप डिफेंसिव क्यों खेलने लगते हैं? ये कवर फायर क्यों निकलने लगता है? सवाल पूछ रही हूं, देश का हर नागरिक आज पूछ रहा है। ये मजलूम लोग नहीं थे, ये डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे। ये डॉक्टर 4-4 लाख रुपए कमा रहे थे, फिर भी इनके मंसूबे क्या थे? इसका जवाब कौन देगा? आप कह रहे हैं कि इन पर नरमी से पेश आया जाए। नमस्कार। सबसे पहले आपके देखने वालों को और मेरे सारे फेलो फ्रेंड्स को, नविका, आपके और मेरे बीच में हमेशा ये बात रही है कि वीडियो आधा चलता है। चलो मैं आई विल नॉट गेट इनटू दैट, लेकिन एक फैक्ट ये है कि उन्होंने ये मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जिसने किया है उसके खिलाफ सजा, उसको सजा भी दो, उसको पकड़ो, उसके साथ प्रॉपर ट्रायल करो, पहली चीज। दूसरी बात ये कही है कि उनकी फैमिलीज को अगर आपने पूछताछ करनी आप करो, लेकिन अननेसेसरी टारगेट मत करो, क्योंकि फैमिली का डायरेक्टली लेना देना कोई नहीं है। तीसरी बात ये कही है कि आपको कैसे पता? ये लड़के, ये लोग इन्वेस्टिगेशन से पहले आपको कैसे पता किसके तार कहां हैं? डॉक्टर शाहीन की बहन डॉक्टर असमत बांग्लादेश में पड़ी, क्वेश्चनिंग हो रही है। आप इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर कैसे कर सकते हैं? पहले मुझे ये बताइए। एक टेरर केस है, यूएपीए का केस रजिस्टर हुआ है। टेरर केस में आप इस तरह की इंटरफियरेंस करने का हक आपको देता कौन है? हाँ, अब आप जवाब लेंगी? Since I have been invited on your show to respond to whatever you want to, speak but answer my questions. उसका हाँ, तो अब आप बात सुने। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि सिंस ये लोग कश्मीर से हैं और डॉक्टर्स हैं और हमारे काफी डॉक्टर्स बाहर काम करते हैं, इससे होगा क्या, एक जनरलाइज ना हो जाए। जैसे पहलगाम के टाइम पे अपील की गई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिस्पॉन्ड करते हुए इंश्योर किया था कि सिर्फ वो लोग जो इंकॉर्पोरेटेड थे पहलगाम में और यहाँ पर ऑन ग्राउंड हेल्प की थी, उन लोगों को और उन फैमिलीज को ही सिर्फ किया गया था। रेस्ट ऑफ द कश्मीरी पॉपुलेशन और स्टूडेंट्स और वर्कर्स अक्रॉस दिस कंट्री वर नॉट टारगेटेड। झूठ बोल रहे हैं नविका जी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब हमने ऑपरेशन सिंदूर करा था तो महबूबा मुफ्ती का एक स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। आदित्य जी, मैं आपको नविका जी को शो पे चैलेंज करता हूं, टाइम्स नाउ नव भारत के शो पे चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान के खिलाफ महबूबा मुफ्ती का एक स्टेटमेंट दिखा दो। अरे आप वो लोग हो जब बुरहान वानी जैसे आतंकी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा था, आपने बोला तो गरीब हेडमास्टर का बच्चा है। ओपन चैलेंज करता हूं, मुजम्मिल को आतंकी बोल के बताओ, आदिल को आतंकी बोल के बताओ, शहीन को आतंकी बोल के बताओ, मोहिद्दीन को आतंकी बोल के बताओ, उमर को आतंकी बोल के बताओ, बोल के बताओ। पहला नाम बताओ, किसको बोलना है पहले बताओ। मुजम्मिल आतंकी है कि नहीं है? हमारे मुंह पे बोलता हूं मैं। कौन? मुजम्मिल आतंकी है कि नहीं है? बुरहान आतंकी था कि नहीं था? नहीं, ये तो वो लोग हैं जो याकूब मेमन के लिए रात को गए थे सुप्रीम कोर्ट से जगाने के लिए सबको। रात के 12-1 बजे सुप्रीम कोर्ट को दोबारा बिठाया गया था, तमाशा हो रहा था। पूरे हर कोर्ट ने उन्हें किस तरह की सजा सुनाई थी, लेकिन फिर भी इनका दिल दहल गया कि जस्टिस फॉर किसके लिए? 250 लोगों के कातिल के मास्टरमाइंड याकूब मेमन के लिए जस्टिस चाहिए था। इसलिए रात के 12:30 बजे, और वो दिन मुझे भूला नहीं है, मैं वहां सुप्रीम कोर्ट के लॉन में खड़ी थी, रिपोर्टर थी, देख रही थी ये तमाशा जो सुप्रीम कोर्ट का बनाया जा रहा था, ये तमाशा जो यहां पर रहने वाले एक इकोसिस्टम ने बनाया हुआ था। आज मैं सोमनाथ भारती जी आपसे पूछना चाहती हूं, आप सवाल सरकार से पूछिए, 100 बार पूछिए, पर आपको आज एक बार दिल पर हाथ रखकर सच कहना पड़ेगा कि क्या 3000 किलोग्राम का जो ये विस्फोटक पदार्थ पकड़ा गया, इससे एक बड़ी घटना रोकी गई कि नहीं रोकी गई? जिस तरह से जम्मू कश्मीर से सहारनपुर, सहारनपुर से गुजरात, गुजरात से पुणे, पुणे से फरीदाबाद, फरीदाबाद से दिल्ली, जिस तरह से पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया, इस पर आप सरकार को कहेंगे नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहेंगे नहीं कि भाई बहुत बड़ा काम किया? जी, एक विस्फोट हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये जो विस्फोट हुआ उसके जिम्मेदारों को क्या हम इस तरह का कवर फायर देंगे?
नबिका जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 50 मिनट बाद मुझे बोलने का मौका दिया। 50 मिनट शौकीन हूं। देखिए, मैं तो बड़े शांतिपूर्वक सुन रहा था क्या चल रहा है। आपने शुरुआत कैसे करी? आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं 11 साल से, उनसे आपने ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान की तरफ सॉफ्ट क्यों? भूटान का पीएम का बर्थडे इंपॉर्टेंट है कि अपने लोगों की जान, दिल्ली की सुरक्षा? पहले भूटान जाएंगे, दिल्ली के बारे में बाद में आएंगे, एलएनजेपी बाद में जाएंगे। आपने ये नहीं पूछा कि जब मोदी जी ने कहा था कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर, तो क्यों नहीं पाकिस्तान पे आक्रमण हो रहा है? मोदी जी ने क्यों सीज फायर कर दिया था? अगर सीज फायर ना किया होता और पाकिस्तान को गर्त में मिला दिया होता तो किसी आतंकी की हिम्मत नहीं होती हमारे तरफ उठ के देखने की। दूसरी बात, आप देखें, मोदी जी की पुरानी वीडियो अगर आपने देखी होगी, क्या चैलेंज करते थे। मोदी जी एज सीएम इज क्वेश्चनिंग मोदी जी एज पीएम इन ए ब्यूटीफुल मैनर। अरे किसके पास बॉर्डर है, आतंकी कहां से आते हैं, आरडीएक्स कहां से आता है? आज क्यों नहीं उस पर चर्चा हो रही है? क्या उरी, क्या कारगिल, क्या पहलगाम, क्या पुलवामा? सोमनाथ भारती जी, एक तो ये आरडीएक्स नहीं था इस बार, आरडीएक्स नहीं था, अमोनियम नाइट्रेट लोकली मिलता है। कम से कम फैक्ट्स आप चेक कर लीजिए। रेड फोर्ट में बम उठा, सब तो भाजपा के राज में हुआ। मुझे बोलने दीजिए प्लीज। जवाब देता हूं नबिका जी। अलाउ मी, माननीय आप बड़े आदरणीय हैं, अलाउ मी प्लीज। इतने सारे अटैक जो हुए सब तो भाजपा के राज में हुआ, तो भाजपा को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं आप? जो इतने मैं कौन होती हूँ किसी को क्लीन चिट देने वाली? और मैंने कोई कोर्ट लगाई हुई है जिसमें मैं क्लीन चिट बांटती फिरती हूँ? क्लीन चिट मांगने याकूब मेमन के लिए आपके जितने विरोधी पार्टियां हैं ना, वो गई थी। क्लीन चिट, उस पर आपने सवाल कभी नहीं उठाया, ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन प्रदीप भंडारी, सोमनाथ भारती जी का सवाल है कि बस अटैक हुआ, अगले दिन सुबह आपको फोर्सेस को कहना चाहिए अपने दांत मंजन करो और पाकिस्तान पर हमला बोलो। नबिका जी, इस तरह से होता है क्या? नबिका जी, इनकी इसी सोच की वजह से ये विपक्ष में बैठे हैं। देश की जनता जानती है कि इनकी सोच ऐसी बचकानी है और ऐसे नहीं गवर्नेंस होती है, तभी जाके सिर्फ शीशमहल में ही बैठ सकते हैं, गवर्नेंस नहीं कर सकते। इनको अगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाई ऑपरेशन सिंदूर के पहले आप ही प्रूफ मांग रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक में आप ही प्रूफ मांग रहे थे, बालाकोट में आप ही प्रूफ मांग रहे थे। अब इतने बड़े आप एडवोकेट हैं, इतने सीनियर एडवोकेट हैं, मैं आपके एडवोकेट, आपके लॉ की डिग्री की इज्जत करता हूं, पर 3000 किलो आरडीएक्स कितना बड़ा दहशत का काम कर सकता था? कम से कम अगर देशभक्ति अंदर होता। माफी चाहता हूं, माफी चाह रहा हूं, आरडीएक्स नहीं है, अमोनियम नाइट्रेट है, मैं माफी चाह रहा हूं, मेरे तरफ स्लिप ऑफ टंग है। अमोनियम नाइट्रेट, 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट कितना बड़ा दहशत कर सकता था? क्या अभी तक आपने देशभक्त होने के नारे सिक्योरिटी एजेंसीज के एफर्ट को धन्यवाद किया? क्या आपने अभी तक कहा? आपके मुंह से निकला? बताओ, मैं वापस से कहूंगा, ये वोट बैंक वाले मुजम्मिल, आदिल, शहीन, मोहिद्दीन, उमर को क्यों नहीं आतंकी कह रहे? भाई 35 मिनट हो चुका है, इतना इन्होंने भाषण दिया, आतंकी है कि नहीं? सुधा मिश्रा जी, आप इनको आतंकी कहेंगे या आप फिर से इसमें कौम का सवाल खड़ा करेंगी? इसका जवाब दे दूं? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप बैठ के यहाँ पे? सरकार से प्रश्न पूछने की जगह पे आप आतंकियों को आतंकी कहेंगे, कुछ और नहीं कहेंगे। सारे प्रश्न हमसे सरकार से पूछिए कि कैसे गृह मंत्रालय और सारे सूचना की एजेंसियां फेल हो गई। कोई फेल नहीं हुआ सुधा जी। आनंद रंगनाथन, क्या इंटेलिजेंस एजेंसी फेल हुई है या एक बड़ा हादसा, इससे भी बड़ा हादसा होने से बचा है? आनंद रंगनाथन, देखिए, मुझे माफ कीजिएगा, मेरी भाषा पे मैं कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कि कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है। इतना बड़ा सक्सेस इंटेलिजेंस एजेंसीज का सालों में नहीं हुआ है। आपको पता है उन्होंने क्या रोका है? हजारों की तादाद में मौतें रोकी है उन्होंने। 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट अगर विस्फोट हो जाए तो जो ना, देखिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज, मैं आपकी बातें सुन रहा था, प्लीज। बिल्कुल आप बोले आनंद रंगनाथन। थैंक यू। नाविका, जो ये कह रहा है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है, उसको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कटघरे में खड़ा किया जाए और उससे पूछा जाए कि कल को, अभी तो 80 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट फटा है, कल को जो इनके मंसूबे थे, जो इनके इरादे थे, 3000 किलोग्राम भी हो सकता है कम हो। ये क्या कर रहे थे आप? इसको सोमनाथ भारती जी, क्या ये दबे कुचले लोग थे जो 7 डॉक्टर, एक डॉक्टर उमर,
जो इस विस्फोट पे मर गया, और इसके अलावा जो 6 डॉक्टर अभी हिरासत में हैं, मैं पूछना चाहती हूं आप इन्हें क्या कहेंगे? दबे कुचले निर्दोष लोग बैठ के यहाँ पे दूसरों से प्रश्न कर रही हैं। देखिए, आतंकियों का कभी धर्म नहीं होता, वो कोई भी हो सकता है। मैं देख पा रहा था, पूछ रहे थे कौन जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है। बार बार प्रदीप भंडारी नाम ले लेके बोल रहे थे कि भाई, जैसे वो कहना चाह रहे थे कि मुसलमान आतंकी होता है। नहीं, मैंने तो मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैंने तो मुजम्मिल आदिल, आप मुसलमान देख रहे हैं उसमें। नविका जी, यही इनका वोट बैंक एक्सपोज हो गया। अरे भैया, जो अफजल गुरु जैसे आतंकी के लिए आपके पार्टी के नेता के परिवार वाले गए थे कि भाई उसको फांसी से रोक दो, आपने कैसे बोला? मैं तो मुजम्मिल में आतंकी देख रहा हूं, आप मुसलमान देख रहे हैं। मैं तो आदिल में आतंकी देख रहा हूं, आप मुसलमान देख रहे हैं। मैं तो शहीन में आतंकी देख रहा हूं, आप मुसलमान देख रहे हैं। यही वोट बैंक की राजनीति है नविका जी, जो पाकिस्तान भी करता है और ये लोग भी करते हैं। मैं बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर सवाल पब्लिक का शो पर किसी ने भी, ना मैंने, ना चैनल ने, ना किसी पैनलिस्ट ने मुसलमानों या कौम का शब्द इस्तेमाल किया है। नाम जिनको गिरफ्तार किया गया है वो नाम लिए गए हैं, उन्हें धर्म से जोड़ना शायद आपकी हिमाकत हो, हमारी नहीं। हम इनमें सिर्फ आतंकी देखते हैं। आतंकियों को कौम से जोड़कर क्या उन्हें कवर फायर दिया जा रहा है? यह सवाल हमने आज जनता से पूछा और 40,000 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। 84% लोग कहते हैं कि हां, इन्हें बिल्कुल कवर फायर दिया जा रहा है। 12% लोग कहते हैं नहीं, 4% का कोई व्यू नहीं है। 84% जनता समझती है कि ये विरोधी दल इन्हें कवर फायर दे रहे हैं। क्यों? मेरी समझ में नहीं आता। आपकी समझ में आता है दर्शकों? वही पुराना, वही बहाना पॉलिटिकल वोट बैंक का, आतंकी हमले में भी वोट बैंक की राजनीति। ये आज सवाल पब्लिक का पूछते पूछते जनता थक गई है। कब समझ आएगा हमें कि ये दबे कुचले लोग नहीं हैं, डॉक्टर जिन्हें जान बचाने का काम दिया गया था। इस देश ने तालीम दी उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, आज वो मौत के सौदागर बन गए थे। ये सवाल सोचने वाला है। क्यों, कहां, कैसे और क्या कवर फायर देना सही है? ये सवाल आज जनता पूछ रही है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.